गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय संविधान के विषय में आप लोगों को बताने वाले हैं। भारतीय संविधान की उत्पत्ति के स्रोत क्या क्या हैं, इसी के विषय में आपको बताएंगे। भारतीय संविधान के उत्पत्ति के कई स्रोत हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। ठीक, 1935 भारतीय संविधान की उत्पत्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम है से लगभग 200 अनुच्छेदों में बहुत हल्के परिवर्तन करके भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। इस तरह से जब कोई पूछता है कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो बताएंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम बताएंगे। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिए गए? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये सब कहां से लिए गए हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। देखिए, संघीय तंत्र वहां पे होता है, बड़े बड़े देशों के लिए संघीय तंत्र व्यवस्था अपनाई जाती है। संघीय तंत्र मतलब होता है संघात्मक शासन, अर्थात संघीय तंत्र की व्यवस्था में दो शासन सत्ता की इकाइयां होती है, केंद्र की इकाइयां, एक प्रांत की इकाइयां, और दोनों इकाइयों को शक्तियां संविधान से मिलती है शासन करने के लिए, और स्वतंत्र रूप से शासन की जाती है। दोनों इकाइयों की शक्तियां कहां से मिलती है? संघात्मक शासन व्यवस्था में। जब किसी प्रांत की जब किसी संस्कृति अलग होती है, तो वहां की भाषा अलग होती है, तो ऐसी व्यवस्था होने के कारण से वहां संघात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है और प्रांतों को शासन करने के इकाइयों को शासन करने वाली व्यवस्था अपनाई जाती है। अर्थात जहां पे संघीय तंत्र होती है, वहां शासन करने वाली इकाइयां दो प्रकार की होती है, एक केंद्र की इकाई, एक प्रांत की इकाई। अब देखिए, राज्यपाल का कार्यालय कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिया गया। न्यायपालिका कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिया गया। आप कंफ्यूज होते हैं कभी कभी कि न्यायपालिका तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। देखिए, अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। अमेरिका के संविधान से न्याय पुनर्विलोकन का सिद्धांत लिया गया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, लेकिन न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। आपातकालीन उपबंध, यह व्यवस्था भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। यहाँ भी लोगों को डाउट होता है। आपातकालीन उपबंध तो मैं पढ़ा था जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन लिया गया है, और ये आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 में भी इसका उल्लेख है। ठीक, तो राष्ट्रपति को देश आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। आपको मालूम ही होगा, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां, वित्तीय आपातकालीन शक्तियां और राज्य आपातकालीन शक्तियां। अब आगे देखिए, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल न्यायिकता, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद लिया गया। ब्रिटेन के संविधान संसदीय शासन क्या होता है, कहां से लिया गया? तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आप संसदीय शासन प्रणाली के विषय में देखिए। जहां संसदीय शासन प्रणाली होती है, वहां शासन सत्ता के 2 प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का प्रधान, एक वास्तविक प्रधान। तो ब्रिटेन में नाम मात्र का प्रधान वहां का सम्राट होता है, और वास्तविक प्रधान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है। और उसी तरह से भारत में नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधान यहाँ का प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने पद पर तभी तक बने रहते हैं जब तक उनको लोकसभा का, संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा का समर्थन प्राप्त होता है, अर्थात बहुमत प्राप्त होता है। जब तक लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने पद पर बने रहते हैं। लोग, यही कारण है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। जब तक लोकसभा का बहुमत प्राप्त है, तब तक वो बने रहते हैं। अगर 2 साल बाद लोकसभा ने अपना बहुमत खींच ली, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को भी त्यागपत्र देना पड़ जाता है। अब आगे देखिए, फिर संसदीय विशेषाधिकार। ब्रिटेन के संविधान में, अर्थात ब्रिटेन के संसद के सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। गिरफ्तारी के संबंध में उनको विशेषाधिकार प्रदान, उसी तरह से भारतीय संसद के भी, यहाँ के भी सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। ब्रिटेन में द्विसदनवाद है, तो द्विसदनवाद कहां से लिया गया? ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान में वहां भी व्यवस्था है कि वहां संसद के 2 सदन है, एक कॉमन सभा है, एक लॉर्ड सभा है। तो ठीक उसी तरह से भारत के संविधान में भी, यहाँ भी संसद के 2 सदन है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लोकसभा पूरी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में, संघात्मक शासन व्यवस्था ये कहां से लिया गया है? संघात्मक सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था लिया गया है कनाडा के संविधान से, सशक्त केंद्र के साथ। लेकिन संघीय तंत्र ये कहां से लिया गया? ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। आगे देखिए, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है? राष्ट्र को एकता और अखंडता, एकल नागरिकता लिया कहां से गया? एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन के तर्ज पर ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई। चाहे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो आप, बिहार के रहने वाले हो, हरियाणा के रहने वाले हो, महाराष्ट्र के रहने वाले, बम्बई के रहने वाले हो, उड़ीसा के रहने वाले, किसी भी प्रांत के रहने वाले हो, आप सभी को नागरिकता, हम सभी को नागरिकता भारत की मिली हुई है, अर्थात प्रांत की नागरिकता नहीं मिली है। अब आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से क्या क्या लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहां से लगाने के लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का सिद्धांत ये भी लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अब आप समझिए, मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो हमारे संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है। मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 12 से 35 में किया गया। मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों करते हैं। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अब आगे देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। दोनों में डिफरेंट करके पढ़ना होगा यदि आप तैयारी करते हो तो। अब आगे देखिए, उप न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से लिया गया है? तो उप न्यायपालिका की स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। चूंकि संघात्मक व्यवस्था होने के कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र होना अनिवार्य होता है। ठीक, कि जब केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद होता है और तब न्यायपालिका तभी स्वतंत्र रूप से फैसला दे सकती है जब वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। इसलिए भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। तो अमेरिका के तर्ज पर वहीं से स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है, अमेरिका के जो वहां के जो कांग्रेस है, वहां संसद को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस को वहां के जो उच्च सदन है सीनेट कहा जाता है। तो भारत में उसी तरह से जो संसद है, संसद के उच्च सदन कौन है? तो हमारे यहाँ उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उसी तरह से अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो सीनेट का सभापति का काम करता है, सीनेट का होता है। तो आगे देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं या न्यायिक समीक्षा भी इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत? आप याद रखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। जब न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का तात्पर्य है कि जब संसद द्वारा पूरे देश के लिए कानून का निर्माण किया जाता है और ऐसे कानून का यदि संसद निर्माण करती है जो संविधान के किसी भाग को प्रभावित करती है या संविधान के किसी भाग के विरुद्ध हो या नागरिकों के मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो, तो ऐसे कानून को सर्वोच्च न्यायालय को रद्द करने का अधिकार है और उसे रद्द कर देता है। इसे न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहते हैं। मतलब ये कि राज्यों के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून या संसद के द्वारा बनाए गए कानून यदि संविधान के विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस कानून को न्यायिक समीक्षा की जाती है और संविधान के विरुद्ध पाने पर उसे अवैध घोषित कर देती है या उसे शून्य घोषित कर देती है। तो वह कानून लागू नहीं होता, वह कानून समाप्त हो जाता है। इसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कठिन है। तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर जब कोई आरोप लगाया जाता है तो उस आरोप के जांच की जाती है। जब जांच में सही पाया जाता है तब उसको फिर सदन में 2/3 बहुमत से उसको प्रस्ताव पारित करने के बाद हटाया जाता है। ये भी प्रक्रिया बहुत कठिन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, ये भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो राष्ट्रपति जब देश के विरुद्ध काम करने लगता है या संविधान का उल्लंघन करने लगता है तो राष्ट्रपति के ऊपर संसद के दोनों में से, भारत में संसद के कितने सदन है? 2 सदन है। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति जब देश के विरुद्ध काम करता है या संविधान के विरुद्ध उल्लंघन करने लगता है वो, तो उस पर भी महाभियोग लगाया जाता है। तो कौन महाभियोग लगाएगा राष्ट्रपति पर? तो भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों में से कोई भी सदन लगा सकता है, अर्थात राज्यसभा भी महाभियोग लगा सकती है और लोकसभा भी महाभियोग लगा सकती है। हाँ, एक चीज, जब राज्यसभा महाभियोग लगाती है तो लोकसभा उस महाभियोग की जांच करती है। महाभियोग मतलब आरोप, क्योंकि आरोप सही भी हो सकता है, गलत भी होता है। यदि लोकसभा महाभियोग लगाएगी तो राज्यसभा जांच करेगा और राज्यसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए तो लोकसभा उसको जांच करती है। राज्यसभा लगाएगी तो लोकसभा जांच करेगी, लोकसभा लगाएगी तो राज्यसभा जांच करती है।
यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोनों सदनों में पृथक पृथक 2/3 बहुमत से प्रस्ताव, उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ता है। आगे देखिए, आयरलैंड के संविधान से क्या लिए गए? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। ये क्या होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? अब भी बताते हैं, अभी सुनिए। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखिए आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में है। जिस तरह से मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उसी तरह से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व राज्य को प्रदान किए गए। और राज्य से कहा गया है, क्या कहा गया है? राज्य से कहा गया है कि राज्य स्त्री पुरुष सबको जीविकोपार्जन करने के लिए रोजगार उपलब्ध कराएगा। और क्या कहा गया है? स्त्री पुरुष दोनों को समान करने के लिए, समान काम के लिए समान वेतन देगा। और क्या कहा गया है? ग्रामीण क्षेत्र के पशुओं के नस्ल में सुधार करेगा। और क्या कहा गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति केंद्र की व्यवस्था करेगा। और क्या कहा गया है? राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक पृथक रखेगा, जिससे कि सभी को निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति हो सके। और क्या कहा गया? राज्यों के लिए कहा गया है कि राज्य एक समान सिविल संहिता का निर्माण करेगा, एक समान विधि का निर्माण करेगा, कहा गया। ठीक, इसके अतिरिक्त और भी है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए वह कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कानून बनाएगा। ठीक, इस तरह से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, हाँ, किंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं होती है। अगर न्यायालय, राज्य के नीति निर्देशक अर्थात राज्य अपने नीति निर्देशक तत्वों को पालन नहीं करती है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन, विधानसभा का निर्वाचन जब होता है, लोकसभा का, विधानसभा का, तो इसका निर्वाचन होता है सर्वाधिक मत प्रणाली के आधार पर होता है। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है भारत में, वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। वह निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? वह निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक, और राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति को जीतने के लिए, निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कोटा अर्थात 50% मत पाना अनिवार्य होता है। तो यह व्यवस्था ये जो व्यवस्था होती है, इसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति वाली जो प्रणाली है, यह प्रणाली कहां से ली गई है? ये तो निर्वाचन पद्धति यह ली गई है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब देखिए, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, तो ऐसे सदस्य जो लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं निर्वाचित होकर नहीं पहुंच पाते हैं और वो किसी विशेष क्षेत्र में योग्य हैं, जैसे खेल के क्षेत्र में या वैज्ञानिक के क्षेत्र में या कोई विशेष क्षेत्र में उनके योग्यता रखते हैं, तो ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है अर्थात नामांकन करता है। कितने सदस्यों को? 12। तो राज्यसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य और नामांकित सदस्य। तो नामांकित सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है या नामांकित करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 है। अब मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 212। अब आप इसके बारे में भी समझ गए। अब आ गया एक कनाडा के संविधान। देखिए, कनाडा के संविधान से क्या है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अपनाया गया। मतलब संघात्मक व्यवस्था तो अमेरिका के भी संविधान में है। ठीक, और तो भारत में जो संघीय तंत्र भारत शासन 1935 में भी संघीय तंत्र के जिक्र था। ठीक, एक केंद्र सरकार होगी जो पूरे राष्ट्र स्तर पर होगी, एक प्रांत की भी सरकार होगी। तो भारत में प्रांत की सरकार के लिए जो केंद्र की सरकार होगी, वह सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाएंगे। मतलब ऐसा संघीय व्यवस्था जहां पे केंद्र बहुत अधिक शक्तिशाली हो, ठीक, बनाया गया। तो यह व्यवस्था कनाडा के संविधान में, तो वही सशक्त केंद्र मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली वाली केंद्र की व्यवस्था, और जिसमें राज्य कमजोर हो और केंद्र को अधिक शक्तिशाली हो, तो वह व्यवस्था हमारे संविधान में लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नहीं होना। अवशिष्ट देखिए, केंद्र व राज्यों के बीच विवाद न हो, इसलिए क्या किया गया? शक्तियों का विभाजन 3
सूचियों में कर दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे विषय बनाने का अधिकार, संघ सूची में जो विषय आते हैं उस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। तो संघ सूची के विषय कुछ होते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं। संघ सूची के विषय रेल हुआ, परमाणु विभाग हो गया, अंतरिक्ष विभाग हो गया, विदेश विभाग हुआ, रक्षा हो गया, ये सब संघ सूची के विषय। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। उसी तरह से राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है लोक व्यवस्था, मनोरंजन और पुलिस, कारागार, ये सब राज्य सूची के विषय। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। किंतु जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जाता है, दोनों को होता है। किंतु दोनों में के बनाए गए कानून में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा नहीं, विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून राज्य सरकार पर लागू होते हैं। ठीक, एक चीज और देखिए, ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में उल्लेख है, न राज्य सूची में उल्लेख है, न समवर्ती सूची में उल्लेख है, छूट गए हैं, तो वो विषय आते हैं, उसको अवशिष्ट विषय कहा जाता है। तो अवशिष्ट विषय देखिए जो कहाँ में लिखा है, अवशिष्ट जो शक्तियां है, शक्तियां का तात्पर्य विषय से, अवशिष्ट शक्तियों अर्थात अवशिष्ट विषय केंद्र में निहित होना। तो जो विषय छूट गए हैं, जो तीनों सूचियों में से किसी में नहीं उल्लेख है, तो वह अवशिष्ट विषय पे कानून बनाने का अधिकार वो केंद्र सरकार को है। ठीक, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो परामर्शी न्याय निर्णय का परामर्श देने का भी काम करता है। जैसे यदि राष्ट्रपति को कोई दिमाग न चल रहा हो या किसी पर असमंजस है, राष्ट्रपति विचार लेना चाहता है सर्वोच्च न्यायालय को, तो वह अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, अपना परामर्श दे सकता है। तो वह परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। ठीक, वह परामर्श उसकी इच्छा, मान भी सकता है, नहीं मान सकता है। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय कैसा है, परामर्शी न्याय निर्णय, परामर्श भी देने का काम करता है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, देखिए ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति अर्थात राज्यपाल, राज्य की देखिए जो सारी शक्तियां हैं राज्यपाल में नहीं थी, तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के सरकार द्वारा की जाती है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, अभी मैं बताया कि समवर्ती सूची क्या होता है। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय जो समवर्ती सूची में होते हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। ठीक, जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, वन है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, और शिक्षा, वन, वन्य जीव जंतु, ये सब क्या है समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। नाप तौल, ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। संसद के, अब आगे देखिए समवर्ती सूची कहां से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किन परिस्थितियों में होती है, एक आप याद रखिए, जैसे कोई भी विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में गया, वहां अटक गया, वहां पारित ही नहीं हुआ, तो ऐसे विधेयक पर, जब सामान्य विधेयक होता है इस प्रकार के, तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है, मतलब संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। तब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है। तो संयुक्त अधिवेशन में फिर बहुमत के आधार पर निर्णय ले लिए जाते हैं। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। फिर देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में फिर कौन करता है, तो आप कहेंगे कि राज्यसभा के उपसभापति करता है। आगे जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिए गए, तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। देखिए जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 358 के तहत जो आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा जो प्रदान की गई है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, वो अपने आप स्थगित हो जाती है। ठीक, तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। तो अनुच्छेद 358 के तहत किन मूल अधिकारों का स्थगन होता है, तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार पर अपने आप स्थगन हो जाता है। और जैसे राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 अपने आप बहाल भी हो जाता है। और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भाग 3 में मौलिक जो अधिकार है
जो राष्ट्रपति जिसका उल्लेख किया होता है वह अधिकार अपने आप, जिसका वह उल्लेख किया होता है वह अधिकार का लागू होना निलंबन हो जाता है। अर्थात संविधान का कौन सा अनुच्छेद है आगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी नहीं सीमित होता है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21। राष्ट्रीय आपातकाल में भी ये दो ऐसे हैं जो कभी सीमित नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अनुच्छेद 20 में क्या उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 21 में क्या उल्लेख है? तो अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। ये दो ऐसे अनुच्छेद है 20 और 21 जो किसी भी परिस्थिति में ये स्थगित नहीं किए जाते, न होते हैं। आगे देखिए सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है और प्रस्तावना में न्याय के आदर्श लिए गए हैं। न्याय किस प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। पूर्व सोवियत संघ का स्थान अब रूस ले लिया है, वहां से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य देखिए, भारतीय संविधान के में मूल रूप से जो मतलब मूल संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था नहीं थी। संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था है। तो 42वें संविधान द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य या 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए। ठीक, 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है वह संविधान के 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा नागरिकों का 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक, 11वां मूल कर्तव्य क्या है? तो 11वां मूल कर्तव्य है कि माता पिता या अभिभावक या उनके या पालने माता या बच्चों को पालने वाले के अभिभावक या माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों के लिए और अपने पाले को प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो फिर संविधान के प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। ये कहां से लिया? ये भी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया? गणतंत्रात्मक स्वरूप। भारत का कैसा है? भारत का स्वरूप गणतंत्रात्मक है, अर्थात देश का जो प्रधान है वो जनता के द्वारा चुना हुआ एक राष्ट्रपति होता है, गणतंत्रात्मक स्वरूप। और भारत का एक अपना संविधान है। गणतंत्रात्मक स्वरूप कहां से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। और समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व के विचार कहां से लिए गए? ये भी फ्रांस के संविधान से लिए गए। ठीक, अर्थात फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसी क्रांति में नारा दिया गया था समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के, ये भी वहीं से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होता है। तो यह प्रक्रिया कहां से लिया गया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के देखिए सदस्यों का जो निर्वाचन होता है यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह प्रक्रिया है राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया गया? यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो एक चीज आप ये भी जानिए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, इनका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात संबंधित राज्यों की सबकी राज्यसभा में सीटों की संख्या होती है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है, तो ये सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होगा? तो 31 सदस्यों का निर्वाचन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक, तो अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो संबंधित राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब आगे देखिए जापान के संविधान से क्या लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जापान के संविधान से लिया गया। तो भारत में जो न्यायालय निर्णय देते हैं वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय को वहां बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ही आधार पर नहीं, वो न्याय की उचित प्रक्रिया के आधार पर देते हैं। अर्थात उचित न्याय, सही न्याय करने के लिए उचित क्या है ये भी वो फैसला कर सकते हैं। उचित के आधार, उचित क्या हो सकता है, गलत क्या हो सकता है, इसमें अंतर करते हुए न्याय की उचित प्रक्रिया के लिए न्यायाधीश जो उचित लगे वह फैसला दे सकते हैं। लेकिन भारत में जो उचित अनुचित के आधार पर फैसला नहीं दिए जाते, यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर फैसला दिए जाते हैं। ठीक, जो विधि बनाया गया उसी के आधार पर फैसला दी जाती है, लेकिन वहां अमेरिका में न्याय की उचित प्रक्रिया के आधार पर फैसला दी जाती है।
और भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर। इस तरह से आप भारतीय संविधान की उत्पत्ति के प्रमुख स्रोत के बारे में समझ लिए होंगे। हाँ, कुछ चीज ये भी है कि भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और 60 देशों के संविधानों में जो अच्छी अच्छी व्यवस्था थी वहां की प्रमुख बातों को अपने संविधान में उन्होंने जगह दिया। किंतु कुछ आलोचक हैं भारतीय संविधान को उधार का थैला बोलते हैं, भिक्षावृत्ति का परिणाम करते हैं कि जैसे एक भिखारी चारों तरफ से कटोरा ले लेकर भीख मांगता है, उसी तरह से आलोचक हैं वो बोलते हैं भारतीय संविधान निर्माताओं के विषय में कि सभी देशों के संविधान से कुछ इससे कुछ अमेरिका से, कुछ जापान से, कुछ ब्रिटेन से ये भिक्षा मांग मांग करके अपने संविधान बना दिए हैं। तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया, अवलोकन के परिणाम स्वरूप उन्होंने अच्छी अच्छी व्यवस्था को बनाया। ठीक, इस तरह से उनका कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हम हमारे देश के संविधान निर्माता किसी देश का अंधानुकरण नहीं किए हैं, ये अनुकरण किए हैं। अंधानुकरण का मतलब होता है कि अच्छाई बुराई सबको एक्सेप्ट करना, और अनुकरण का मतलब होता है कि जिसमें अच्छाई बुराई दोनों है, बुराई को छोड़कर सिर्फ उसमें का अच्छाई लेना। तो अनुकरण तो कोई भी करता है, हम भी आपका कर सकते हैं, आप भी मैं कर सकते हैं। ठीक, इसकी बात नहीं। अब अगले वीडियो में हम आपको डालेंगे संविधान का टॉपिक। बंद कीजिए।